आइसनगार्ड का रास्ता। ऐसा हुआ कि एक सुंदर सुबह की रोशनी में राजा थ्योडेन और गैंडाल्फ व्हाइट राइडर फिर से डीपिंग स्ट्रीम के किनारे हरी घास पर मिले। वहां एराटोन का बेटा अरागोन और लेगोलस द एल्फ और वेस्टफोल्ड के एर्किनब्रांड और गोल्डन हाउस के लॉर्ड भी थे। उनके आसपास रोहिरिम मार्क के राइडर्स इकट्ठे हुए थे। आश्चर्य ने जीत में उनकी खुशी को हरा दिया और उनकी आंखें जंगल की ओर मुड़ गईं। अचानक एक जोरदार चीख पुकार हुई और वे लोग जो वापस गहरे समुद्र में चले गए थे, डाइक से नीचे आ गए। वहां गैमलिंग द ओल्ड और जोमुंड का बेटा जोमा आया और उनके बगल में बौना गिमली चल रहा था। उसके पास हेलमेट नहीं था और उसके सिर पर खून से सना हुआ एक लिनन का पट्टा था, लेकिन उसकी आवाज तेज और मजबूत थी। 42 मास्टर लेगोलास, वह चिल्लाया। हाय, मेरी कुल्हाड़ी में नोक है। 42वें की गर्दन पर लोहे का कौला था। तुम्हें क्या हुआ? तुमने मेरे स्को से एक अंक अधिक प्राप्त किया है, लेगोलास ने उत्तर दिया। लेकिन मैं तुम्हारे खेल से नाराज नहीं हूँ, मैं तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा देखकर बहुत खुश हूँ। स्वागत है, जोमा, बहन बेटा, थियोडेन ने कहा। अब जब मैंने तुम्हें सुरक्षित देखा है, तो मैं वास्तव में बहुत खुश हूँ। जय हो, मार्क के स्वामी, जोमा ने कहा। अंधेरी रात बीत गई है और दिन फिर से आ गया है। लेकिन दिन अजीबोगरीब खबरें लेकर आया है। वह मुड़ा और आश्चर्य से देखने लगा, पहले जंगल की ओर और फिर गैंडाल्फ की ओर। एक बार फिर आप जरूरत के समय, बिना किसी उम्मीद के आए हैं, उसने कहा। अप्रत्याशित, गैंडाल्फ ने कहा। मैंने कहा था कि मैं वापस आऊंगा और यहीं तुमसे मिलूंगा, परंतु तूने न तो वह घड़ी बताई और न अपने आने का ढंग बताया। तुम अजीब मदद लेकर आए हो। तुम जादूगरी में बहुत शक्तिशाली हो, गैंडाल्फ द वाइट। ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा है, तो मैंने अभी तक इसे प्रदर्शित नहीं किया है। मैंने तो बस खतरे में अच्छी सलाह दी है और शैडोफैक्स की गति का उपयोग किया है। तुम्हारी अपनी वीरता ने और भी बहुत कुछ किया है, और वेस्टफोल्ड पुरुषों की मजबूत टांगें रात में मार्च कर रही हैं। फिर वे सब और भी अधिक आश्चर्य से गैंडाल्फ को देखने लगे। कुछ ने लकड़ी की ओर गहरी नजर से देखा और अपने माथे पर हाथ फेरा, मानो उन्हें लगा हो कि उनकी आंखें उसके अलावा कुछ और देख रही हैं। गैंडाल्फ बहुत देर तक हंसता रहा और खुशी से बोला, पेड़ नहीं, मैं जंगल को उतना ही साफ देख सकता हूँ जितना कि तुम देख सकते हो। लेकिन यह मेरा काम नहीं है। ये बुद्धिमानों की सलाह से परे की बात है। यह मेरी योजना से बेहतर है और मेरी उम्मीद से भी बेहतर है कि यह घटना साबित हुई है। तो फिर अगर तुम्हारा नहीं, तो फिर जादू किसका है? थियोडेन ने कहा। ये तो साफ है कि सरुमन का नहीं। क्या कोई और भी शक्तिशाली ऋषि है, जिसके बारे में हमें अभी भी जानना है? यह कोई जादू नहीं है, बल्कि इससे भी अधिक प्राचीन शक्ति है, गैंडाल्फ ने कहा। यह एक ऐसी शक्ति है जो पृथ्वी पर तब चलती थी, जब कोई योगिनी गाती नहीं थी या हथौड़ा बजता नहीं था। इससे पहले कि लोहा पाया जाता या पेड़ काटा जाता। जब युवा थे चांद के नीचे पहाड़। इससे पहले कि अंगूठी बनाई जाती या दुख पैदा होता। ये बहुत पहले जंगलों में घूमता था। और आपकी पहेली का उत्तर क्या हो सकता है? थियोडेन ने पूछा। यदि आप ये सीखना चाहते हैं, तो आपको मेरे साथ इसेनगाड आना चाहिए, गैंडाल्फ ने उत्तर दिया। इसेनगाड तक? वे चिल्लाए। हाँ, गैंडाल्फ ने कहा। मैं इसेनगाड वापस आऊंगा, और जो लोग आना चाहेंगे वे मेरे साथ आ सकते हैं। वहाँ हम अजीबोगरीब चीजें देख सकते हैं। लेकिन मार्क में पर्याप्त लोग नहीं हैं। यदि वे सभी एक साथ इकट्ठे हो जाएं और अपने घावों और थकावट से ठीक हो जाएं, तो भी वे सरुमन के गढ़ पर हमला नहीं कर पाएंगे, थियोडेन ने कहा। फिर भी मैं इसेनगाड जा रहा हूँ, गैंडाल्फ ने कहा। मैं वहाँ ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। अब मेरा रास्ता पूर्व की ओर है। चांद ढलने से पहले इडोरस में मेरी तलाश करो। नहीं, थियोडेन ने कहा। भोर से पहले अंधेरे घंटे में मुझे संदेह था, लेकिन अब हम अलग नहीं होंगे। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, अगर यही तुम्हारी सलाह है। मैं जल्द से जल्द सरुमन से बात करना चाहता हूँ, गैंडाल्फ ने कहा, और चूंकि उसने तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचाया है, इसलिए तुम्हारा वहां होना उचित होगा। लेकिन तुम कितनी जल्दी और कितनी तेजी से जाओगे?
राजा ने कहा, मेरे सैनिक युद्ध से थक चुके हैं और मैं भी थक गया हूँ, क्योंकि मैंने बहुत दूर तक सवारी की है और बहुत कम सोया हूँ। अफसोस, मेरा बुढ़ापा न तो बनावटी है और न ही केवल वर्मिटन की फुसफुसाहट के कारण है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसे कोई भी जोंक पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकती, यहाँ तक कि गैंडाल्फ भी नहीं। तो फिर मेरे साथ यात्रा करने वाले सभी लोग अब आराम करें, गैंडाल्फ ने कहा। हम शाम की छाया में यात्रा करेंगे। यह अच्छा है, क्योंकि मेरी सलाह है कि अब से हमारा आना जाना जितना हो सके उतना गुप्त रहना चाहिए। लेकिन थियोडेन, अपने साथ बहुत से लोगों को मत भेजो। हम बातचीत करने जा रहे हैं, लड़ाई करने नहीं। राजा ने तब उन लोगों को चुना जो सुरक्षित थे और जिनके पास तेज घोड़े थे, और उसने उन्हें मार्क की हर घाटी में जीत की खबरें सुनाने के लिए भेजा, और उन्होंने उसके बुलावे को भी स्वीकार किया, और सभी पुरुषों, युवा और बूढ़े को जल्दी से एडोरस आने के लिए कहा। वहां मार्क के भगवान पूर्णिमा के दूसरे दिन हथियार रखने वाले सभी लोगों की एक सभा आयोजित करेंगे। उसे अपने साथ इसेंगार्ड तक ले जाने के लिए राजा ने जोमा और उसके घर के 20 लोगों को चुना। गैंडाल्फ के साथ अरागोर्न, लेगोलास और गिमली जाएंगे। अपनी चोट के बावजूद बौना पीछे नहीं रहेगा। ये केवल एक कमजोर झटका था और टोपी ने इसे मोड़ दिया, उसने कहा। मुझे वापस रखने के लिए इस तरह के औक खरोंच से अधिक की आवश्यकता होगी। जब तक आप आराम करेंगे, मैं इसकी देखभाल करूंगा, अरागोर्न ने कहा। राजा अब हॉर्नबर्ग लौट आया और सो गया, बहुत शांति की नींद में, जैसा कि उसने कई सालों से नहीं देखा था, और उसके चुने हुए दल के बाकी लोगों ने भी आराम किया। लेकिन बाकी लोग, जो चोटिल या घायल नहीं थे, ने कड़ी मेहनत शुरू कर दी, क्योंकि बहुत से लोग युद्ध में मारे गए थे और मैदान में या गहरे समुद्र में मृत पड़े थे। कोई भी ओर्क जीवित नहीं बचा, उनकी लाशें अनगिनत थीं। लेकिन बहुत से पहाड़ी लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया था, और वे डर गए थे और दया की गुहार लगा रहे थे। मार्क के लोगों ने उनसे उनके हथियार ले लिए और उन्हें काम पर लगा दिया। इरकिनब्रांड ने कहा, अब उस बुराई को सुधारने में मदद करो जिसमें तुम शामिल हो गए हो, और उसके बाद तुम शपथ लोगे कि तुम कभी भी हथियारों के साथ इसेन के फोर्ड से नहीं गुजरोगे, न ही मनुष्यों के दुश्मनों के साथ मार्च करोगे, और फिर तुम आज़ाद होकर अपने देश वापस जाओगे। क्योंकि तुम सरुमन के बहकावे में आ गए हो। तुम में से बहुतों को उस पर भरोसा करने के इनाम के रूप में मौत मिली है, लेकिन अगर तुम जीत जाते तो तुम्हारी मजदूरी थोड़ी बेहतर होती। डेनलैंड के लोग आश्चर्यचकित थे, क्योंकि सरुमन ने उन्हें बताया था कि रोहन के लोग क्रूर थे और अपने बंदियों को जिंदा जला देते थे। हॉर्नबर्ग के सामने मैदान के बीच में 2 टीले बनाए गए थे, और उनके नीचे मार्क के सभी राइडर्स को दफनाया गया था जो रक्षा में मारे गए थे, एक तरफ ईस्ट डाल्स के और दूसरी तरफ वेस्टफोर्ड के। हॉर्नबर्ग की छाया के नीचे एक कब्र में अकेले राजा के रक्षक का कप्तान HBMA पड़ा था। वह गेट के सामने मारा गया। ओर्क्स को जंगल की छतों से दूर, मेन के टीलों से दूर, बड़े बड़े ढेरों में ढेर कर दिया गया था। और लोग अपने मन में परेशान थे, क्योंकि शवों के ढेर दफनाने या जलाने के लिए बहुत बड़े थे। उनके पास जलाने के लिए बहुत कम लकड़ी थी, और कोई भी अजनबी पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं करता, भले ही गैंडाल्फ ने उन्हें चेतावनी न दी हो कि वे न तो छाल को नुकसान पहुंचाएं और न ही शाखाओं को, क्योंकि इससे उन्हें बहुत खतरा हो सकता है। ओर्क्स को झूठ बोलने दो, गैंडाल्फ ने कहा। हो सकता है कि सुबह नई सलाह लेकर आए। दोपहर में राजा की टोली प्रस्थान के लिए तैयार हो गई। दफनाने का काम अभी शुरू ही हुआ था, और थियोडेन ने अपने कप्तान हब्मा की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया और उसकी कब्र पर पहली मिट्टी डाली। उसने कहा, सरुमान ने मुझे और इस पूरे देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है, और जब हम मिलेंगे तो मैं इसे याद रखूंगा। सूरज पहले से ही कूम के पश्चिम में पहाड़ियों के पास पहुंच रहा था, जब आखिरकार थियोडेन और गैंडाल्फ और उनके साथी डाइक से नीचे उतरे। उनके पीछे घुड़सवारों और वेस्टफोर्ड के लोगों की एक बड़ी सेना इकट्ठी थी, बूढ़ी और जवान, महिलाएं और बच्चे, जो गुफाओं से बाहर आए थे। उन्होंने स्पष्ट आवाज में विजय का गीत गाया, और फिर वे चुप हो गए, ये सोचकर कि क्या होगा, क्योंकि उनकी नज़र पेड़ों और झाड़ियों पर थी। वे उनसे डरते थे।
घुड़सवार जंगल में आए और वे रुक गए। घोड़ी और आदमी, वे अंदर जाने के लिए तैयार नहीं थे। पेड़ भूरे और भयावह थे और उनके चारों ओर एक छाया या धुंध थी। उनकी लंबी फैली हुई शाखाओं के सिरे खोजी उंगलियों की तरह नीचे लटक रहे थे। उनकी जड़ें अजीब राक्षसों के अंगों की तरह जमीन से उठी हुई थीं और उनके नीचे अंधेरी गुफाएं खुली हुई थीं। लेकिन गैंडाल्फ आगे बढ़ा और कंपनी का नेतृत्व किया, और जहां हॉर्नबर्ग से सड़क पेड़ों से मिलती थी, उन्होंने अब शक्तिशाली शाखाओं के नीचे एक मेहराबदार द्वार जैसा एक उद्घाटन देखा, और इसके माध्यम से गैंडाल्फ गुजरा और वे उसके पीछे हो लिए। फिर उन्हें आश्चर्य हुआ कि सड़क आगे बढ़ रही थी और उसके बगल में डीपिंग स्ट्रीम थी और ऊपर आसमान खुला था और सुनहरी रोशनी से भरा हुआ था। लेकिन दोनों तरफ जंगल के बड़े गलियारे पहले से ही शाम में लिपटे हुए थे, जो अभेद्य छाया में दूर तक फैले हुए थे, और वहां उन्होंने शाखाओं की चरमराहट और कराहने की आवाज सुनी और दूर से चीखें और शब्दहीन आवाजों की अफवाह जो गुस्से में बड़बड़ा रही थीं। कोई भी ओर्क या अन्य जीवित प्राणी दिखाई नहीं दे रहा था। लेगोलास और गिम्ली अब एक ही घोड़े पर सवार होकर चल रहे थे और वे गंडाल्फ के पास ही खड़े थे, क्योंकि गिम्ली जंगल से डरता था। यहाँ बहुत गर्मी है, लेगोलस ने गैंडाल्फ से कहा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है मेरे बारे में। क्या तुम्हें अपने कानों में हवा की धड़कन महसूस नहीं होती? हाँ, गैंडाल्फ ने कहा। लेगोलास ने पूछा, दुखी ओर्क्स का क्या हुआ? मुझे लगता है ये बात कभी कोई नहीं जान पाएगा, गैंडाल्फ ने कहा। वे कुछ देर तक चुपचाप चलते रहे, लेकिन लेगोलास लगातार इधर उधर देख रहा था, और यदि गिम्ली ने अनुमति दी होती तो वह अक्सर जंगल की आवाजें सुनने के लिए रुक जाता। ये सबसे अजीब पेड़ हैं जो मैंने कभी देखे हैं, उसने कहा, और मैंने कई ओक को बलूत से लेकर खंडहर होते हुए देखा है। मैं चाहता हूँ कि अब उनके बीच टहलने के लिए फुर्सत हो। उनकी आवाजें हैं, और समय आने पर मैं उनके पास आ सकता हूँ, उनके विचार को समझने के लिए। नहीं, नहीं, गिम्ली ने कहा, चलो उन्हें छोड़ देते हैं। मैं पहले से ही उनके विचार का अनुमान लगा रहा हूँ। दो पैरों पर चलने वाले सभी लोगों से घृणा और उनकी बोली कुचलने और गला घोंटने की है। दो पैरों पर चलने वाले सभी लोगों में से नहीं, लेगोलस ने कहा। मुझे लगता है कि तुम गलत हो। वे ओर्क्स से नफरत करते हैं, क्योंकि वे यहाँ के नहीं हैं और एल्व्स और मनुष्यों के बारे में बहुत कम जानते हैं। दूर दूर तक घाटियां हैं जहां से वे निकले हैं। मुझे लगता है कि वे फेंगोरन, गिम्ली की गहरी घाटियों से आए हैं, गिम्ली ने कहा। फिर वो मध्य पृथ्वी का सबसे खतरनाक जंगल है। मुझे उनके द्वारा निभाई गई भूमिका के लिए आभारी होना चाहिए, लेकिन मैं उनसे प्यार नहीं करता। आप उन्हें अद्भुत मान सकते हैं, लेकिन मैंने इस भूमि में एक बड़ा आश्चर्य देखा है, जो किसी भी उपवन या ग्लेड से कहीं अधिक सुंदर है। मेरा दिल अभी भी पैरों से भरा हुआ है। मनुष्यों के तरीके अजीब हैं, लेगोलस। यहाँ उनके पास उत्तरी दुनिया के चमत्कारों में से एक है, और वे इसके बारे में क्या कहते हैं? गुफाएं, वे कहते हैं। गुफाएं, युद्ध के समय में चारा रखने के लिए, उड़ान भरने के लिए छेद। मेरे अच्छे लेगोलस, क्या आप जानते हैं कि हेल्म्स डीप की गुफाएं विशाल और सुंदर हैं? अगर ऐसी चीजों के बारे में पता होता तो बौनों की एक अंतहीन तीर्थयात्रा होती, बस उन्हें देखने के लिए। हाँ, वास्तव में वे एक संक्षिप्त नज़र के लिए शुद्ध सोना दे देंगे, और मैं माफी के लिए सोना दे दूंगा, लेगोलस ने कहा। और अगर मैं अंदर घुस गया तो बाहर निकलने के लिए दोगुना दे दूंगा। तुमने नहीं देखा, इसलिए मैं तुम्हारा मजाक माफ करता हूँ, गिम्ली ने कहा। लेकिन तुम मूर्खों की तरह बोलते हो। क्या तुम्हें लगता है कि वे हॉल सुंदर हैं, जहां तुम्हारा राजा मिर्कवुड में पहाड़ी के नीचे रहता है, और बौनों ने बहुत पहले उनके निर्माण में मदद की थी? वे यहाँ मैंने जो गुफाएं देखी हैं, उनकी तुलना में तो वे झोपड़ियाँ ही हैं। अथाह हॉल, पानी के अनंत संगीत से भरे हुए जो झरनों में झिलमिलाते हैं, तारों की रोशनी में खेले जवरम की तरह सुंदर। और लेगोलास, जब मशालें जलाई जाती हैं और लोग गूंजते गुंबदों के नीचे रेतीले फर्श पर चलते हैं, आह! तब लेगोलास, पॉलिश की गई दीवारों में रत्न और क्रिस्टल और कीमती अयस्क की नसें चमकती हैं, और प्रकाश मुड़े हुए संगमरमर के माध्यम से चमकता है, शंख की तरह,
रानी गैलाड्रियल के जीवित हाथों की तरह पारदर्शी, सफेद और केसरिया और भोर के गुलाब के स्तंभ हैं। लेगोलास स्वप्निल आकृतियों में मुड़े हुए वे छत के चमकते हुए लटकन से मिलने के लिए कई रंगीन फर्श से ऊपर उठते हैं। पंख, रस्सियां, जमे हुए बादलों की तरह महीन पर्दे, भाले, बैनर, लटके हुए महलों के शिखर, शांत झीलें उन्हें प्रतिबिंबित करती हैं। एक चमकती हुई दुनिया स्पष्ट कांच से ढके अंधेरे तालाबों से ऊपर दिखती है। शहर, जैसे कि ड्यूरन का दिमाग अपनी नींद में शायद ही कल्पना कर सकता था, सड़कों और खंभों वाले आंगनों से होते हुए अंधेरे कोनों में फैलते हैं जहां कोई रोशनी नहीं आ सकती। और झपका, एक चांदी की बूंद गिरती है और शीशे में गोल झुर्रियां सभी मीनारों को समुद्र की गुफा में खरपतवार और मूंगे की तरह झुकाती और डगमगाती हैं। फिर शाम होती है, वे फीके पड़ जाते हैं और बुझ जाते हैं। मशालें दूसरे कक्ष और दूसरे सपने में चली जाती हैं। कक्ष के बाद कक्ष है। लेगोलास, हॉल से हॉल खुलता है, गुंबद के बाद गुंबद, सीढ़ी के बाद सीढ़ी, और फिर भी घुमावदार रास्ते पहाड़ों के दिल में ले जाते हैं। गुफाएं, हेलिम्स डीप की गुफाएं। वह मौका खुश था जिसने मुझे वहां पहुंचाया। उन्हें छोड़कर मुझे रोना आता है। तो मैं तुम्हारे आराम के लिए यही कामना करूंगा, गिमली, एल्फ ने कहा, ताकि तुम युद्ध से सुरक्षित वापस आ सको और उनसे फिर मिल सको। लेकिन अपने सभी रिश्तेदारों को मत बताना। तुम्हारे हिसाब से उनके लिए करने को बहुत कम बचा है। शायद इस देश के लोग कम बोलने में ही बुद्धिमान हैं। हथौड़ी और छेनी के साथ व्यस्त बौनों का एक परिवार जितना बनाता है, उससे कहीं ज्यादा बिगाड़ सकता है। नहीं, तुम समझ नहीं रही हो, गिमली ने कहा। कोई भी बौना ऐसी सुंदरता से प्रभावित नहीं हो सकता। ड्यूरन की जाति का कोई भी व्यक्ति उन गुफाओं से पत्थर या अयस्क नहीं निकालेगा, भले ही वहां हीरे और सोना मिल सकता हो। क्या तुम वसंत के मौसम में जलाऊ लकड़ी के लिए खिलते पेड़ों के झुरमुटों को काटते हो? हम इन फूलदार पत्थरों के मैदानों की देखभाल करेंगे, उन्हें खोदेंगे नहीं। सावधानी से, टैप टू टैप करके, शायद पूरे बेचैन दिन में चट्टान का एक छोटा टुकड़ा और इससे ज्यादा नहीं, ताकि हम काम कर सकें। और जैसे जैसे साल बीतते जाएं, हमें नए रास्ते खोलने चाहिए और दूर के कक्षों को दिखाना चाहिए जो अभी भी अंधेरे हैं, जो चट्टान में दरारों के पीछे एक शून्य के रूप में दिखाई देते हैं। और रोशनी, लेगोलास, हमें रोशनी बनानी चाहिए, ऐसे दीपक जो कभी खजाद दिन में चमकते थे और जब हम चाहें तो हम दूर भगा देंगे। पहाड़ों के बनने के बाद से ही रात वहीं पड़ी रहती थी, और जब हमें आराम चाहिए होता था तो हम रात को लौटाने देते थे। तुमने मुझे हिला दिया, गिमली, लेगोलास ने कहा। मैंने तुम्हें पहले कभी इस तरह बोलते नहीं सुना। तुम मुझे इस बात का पछतावा करा रहे हो कि मैंने ये गुफाएं नहीं देखीं। आओ, चलो हम ये सौदा करते हैं, अगर हम दोनों सुरक्षित वापस लौट आते हैं तो हम कुछ समय साथ साथ यात्रा करेंगे। तुम मेरे साथ फैंगोन जाओगे और फिर मैं तुम्हारे साथ हेलिम्स डीप देखने आऊंगा। गिमली ने कहा, वापसी का ये वह रास्ता नहीं है जिसे मुझे चुनना चाहिए, लेकिन मैं फैंगोरन को सहन करूंगा यदि मुझे आपसे वादा मिले कि आप गुफाओं में वापस आएंगे और उनके आश्चर्य को मेरे साथ साझा करेंगे। तुम्हें मेरा वादा पूरा करना है, लेगोलस ने कहा। लेकिन अफसोस, अब हमें कुछ समय के लिए गुफा और जंगल दोनों को पीछे छोड़ना होगा। देखो, हम पेड़ों के अंत में आ रहे हैं। इसेनेगार्ड कितनी दूर है, गैंडाल्फ? लगभग 15 लीग, जैसा कि सरुमन के कौवे करते हैं। गैंडाल्फ ने कहा, दीपिंग कूम के मुहाने से फोर्ड्स तक 5 लीग और वहां से इसेनेगार्ड के द्वार तक 10 और लीग। लेकिन हम इस रात पूरा रास्ता नहीं तय करेंगे, और जब हम वहां पहुंचेंगे तो हम क्या देखेंगे? गिमली ने पूछा। आप शायद जानते हो, लेकिन मैं अनुमान नहीं लगा सकता, जादूगर ने उत्तर दिया। मैं अपने बारे में निश्चित रूप से नहीं जानता। मैं वहां था, कल रात को ये यात्रा हुई, लेकिन तब से बहुत कुछ हो चुका होगा। फिर भी मुझे लगता है कि आप यह नहीं कहेंगे कि यात्रा व्यर्थ थी, भले ही एग्लारॉन्ड की चमचमाती गुफाएं पीछे छूट गई हों। अंततः कंपनी पेड़ों के बीच से गुजरी और पाया कि वे कूम नदी की तलहटी में आ गए हैं, जहां से हेलिम्स डीप से सड़क निकलती थी। एक तरफ पूर्व की ओर एडोरस की ओर और दूसरी तरफ उत्तर की ओर इसेन के फोर्ड्स की ओर।
जब वे जंगल की छत के नीचे से निकल रहे थे, लेगोलास रुक गया और अफसोस के साथ पीछे देखा। फिर वह अचानक चिल्लाया, आंखें हैं, उसने कहा, टहनियों की परछाई से बाहर झांकती आंखें। मैंने ऐसी आंखें पहले कभी नहीं देखी थीं। उसकी चीख सुनकर अन्य लोग आश्चर्यचकित होकर रुक गए और मुड़ गए, लेकिन लेगोलास वापस जाने लगा। नहीं, नहीं, गिमली चिल्लाया, अपने पागलपन में जो चाहो करो, लेकिन पहले मुझे इस घोड़े से उतर जाने दो। मैं कोई आंख नहीं देखना चाहता। रुको, लेगोलास ग्रीनलीफ, गैंडाल्फ ने कहा, अभी जंगल में वापस मत जाओ। अभी तुम्हारा समय नहीं है। वह बोल ही रहा था कि पेड़ों के बीच से 3 अजीबोगरीब आकृतियां निकलकर सामने आईं। वे ट्रॉल्स जितने लंबे थे, 12 फुट या उससे ज्यादा लंबे, उनके मजबूत शरीर, युवा पेड़ों की तरह मोटे, कपड़ों या टोपियों से लदे हुए लग रहे थे, भूरे और भूरे रंग की एक दूसरे से सटी खाल। उनके अंग लंबे थे और उनके हाथों में कई उंगलियां थीं, उनके बाल कड़े थे और उनकी दाढ़ी काई की तरह भूरे हरे रंग की थी। वे गंभीर आंखों से बाहर देख रहे थे, लेकिन वे सवारों को नहीं देख रहे थे, उनकी आंखें उत्तर की ओर मुड़ी हुई थीं। अचानक उन्होंने अपने लंबे हाथों को अपने मुंह पर उठाया और बजने वाली आवाजें निकाली, जो सींग की आवाज की तरह स्पष्ट थीं, लेकिन अधिक संगीतमय और विविध थीं। आवाजों का जवाब दिया गया, और फिर से मुड़कर सवारों ने उसी तरह के अन्य जीवों को घास के बीच से आगे बढ़ते हुए आते देखा। वे उत्तर से तेजी से आए, उनकी चाल में दलदली बगुले जैसे थे, लेकिन उनकी गति में नहीं, क्योंकि उनकी लंबी चाल में उनके पैर बगुले के पंखों से भी तेज थे। सवार आश्चर्य में जोर से चिल्लाए, और कुछ ने अपने हाथों को अपनी तलवारों की मूठ पर रख लिया। तुम्हें किसी हथियार की जरूरत नहीं है, गैंडाल्फ ने कहा। ये तो सिर्फ चरवाहे हैं। ये दुश्मन नहीं है, और वास्तव में इनका हमसे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा ही प्रतीत हुआ, क्योंकि जब वह बोल रहा था तो वे लंबे प्राणी, सवारों की ओर एक नज़र डाले बिना, जंगल में चले गए और गायब हो गए। चरवाहों, थियोडन ने कहा, उनके झुंड कहाँ हैं? वे क्या हैं, गैंडाल्फ? क्योंकि यह स्पष्ट है कि वे तुम्हारे लिए किसी भी तरह से अजीब नहीं हैं। वे पेड़ों के चरवाहे हैं, गैंडाल्फ ने उत्तर दिया। क्या इतने दिनों से तुम आग के पास बैठकर कहानियां नहीं सुनते? तुम्हारे देश में ऐसे बच्चे हैं जो कहानियों के उलझे हुए धागों से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर चुन सकते हैं। तुमने एंट्स को देखा है, हे राजा, फैंगॉन वन के एंट्स, जिन्हें तुम अपनी भाषा में एंटवुड कहते हो। क्या तुमने सोचा था कि यह नाम केवल व्यर्थ कल्पना में दिया गया था? नहीं, थियोडेन, यह अन्यथा है। उनके लिए तुम केवल एक गुजरती हुई कहानी हो। युवा योरल से लेकर वृद्ध थियोडेन तक के सभी वर्ष उनके लिए बहुत कम महत्व रखते हैं, और तुम्हारे घर के सभी काम एक छोटी सी बात है। राजा चुप था। एंट्स, उसने अंत में कहा, मुझे लगता है कि किंवदंतियों की छाया से मैं पेड़ों के चमत्कार को थोड़ा बहुत समझने लगा हूँ। मैंने अजीब दिन देखे हैं। हमने लंबे समय तक अपने जानवरों और खेतों की देखभाल की है, अपने घर बनाए हैं, अपने औजार बनाए हैं, या मिनास तिरित के युद्धों में मदद करने के लिए दूर दूर तक गए हैं। और हमने इसे मनुष्य का जीवन, दुनिया का तरीका कहा है। हमें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि हमारे देश की सीमाओं के बाहर क्या है। हमारे पास ऐसे गीत हैं जो इन चीज़ों के बारे में बताते हैं, लेकिन हम उन्हें भूल रहे हैं, उन्हें केवल बच्चों को सिखा रहे हैं, एक लापरवाह रिवाज के रूप में। और अब ये गीत अजीब जगहों से हमारे बीच आ गए हैं और सूरज के नीचे दिखाई दे रहे हैं। तुम्हें खुश होना चाहिए, थियोडेन राजा, गैंडाल्फ ने कहा, क्योंकि अब न केवल मनुष्यों का छोटा सा जीवन खतरे में है, बल्कि उन चीज़ों का जीवन भी खतरे में है जिन्हें तुमने किंवदंती का विषय समझा है। तुम सहयोगियों के बिना नहीं हो, यहाँ तक कि यदि आप उन्हें नहीं जानते हैं, फिर भी मुझे दुख होगा, थियोडेन ने कहा। युद्ध का भाग्य चाहे जो भी हो, क्या इसका अंत ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कुछ भी उचित और अद्भुत था वह मध्य पृथ्वी से हमेशा के लिए समाप्त हो जाए? हो सकता है, गैंडाल्फ ने कहा। सौरोन की बुराई को पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता, नहीं ऐसा बनाया जा सकता है मानो वह थी ही नहीं। लेकिन ऐसे दिनों के लिए हम अभिशप्त हैं। चलो अब हम उस यात्रा पर चलते हैं जो हमने शुरू की है।
फिर कंपनी कुंभ और जंगल से दूर हो गई और फोर्ड की ओर जाने वाली सड़क पर चली गई। लेगोलस अनिच्छा से उनके पीछे चल पड़ा। सूरज डूब चुका था, वह पहले ही दुनिया की परिधि के पीछे डूब चुका था, लेकिन जब वे पहाड़ियों की छाया से बाहर निकले और रोहन के गैप की ओर पश्चिम की ओर देखा तो आकाश अभी भी लाल था और तैरते बादलों के नीचे एक जलती हुई रोशनी थी। उसके खिलाफ अंधेरा था और कई काले पंखों वाले पक्षी उड़ रहे थे। कुछ ऊपर से गुजरे, शोकाकुल चीखें सुनते हुए चट्टानों के बीच अपने घरों की ओर लौट रहे थे। जोमेर ने कहा, सड़ा पक्षी युद्ध के मैदान में व्यस्त हैं। वे अब आराम से चल रहे थे और उनके आसपास के मैदानों पर अंधेरा छा गया था। धीरे धीरे चांद चढ़ रहा था, अब पूर्णिमा की ओर बढ़ रहा था और उसकी ठंडी चांदी की रोशनी में घास के मैदान एक विस्तृत भूरे समुद्र की तरह ऊपर नीचे हो रहे थे। जब वे घाट के पास पहुंचे तो उन्होंने सड़कों की शाखाओं से लगभग 4 घंटे तक सवारी की थी। लंबी ढलानें तेजी से नीचे की ओर चली गईं जहां नदी ऊंची घास की छतों के बीच पथरीले शोलों में फैली हुई थी। हवा के झोंके से उन्हें भेड़ियों की चीखें सुनाई दीं। इस जगह पर युद्ध में मारे गए कई लोगों को याद करके उनका दिल भारी हो गया था। सड़क ऊपर की ओर उठती हुई घास के किनारों के बीच से होकर नदी के किनारे तक जाती थी और फिर आगे की ओर ऊपर जाती थी। नदी के उस पार 3 सपाट सीढ़ियां थीं और उनके बीच घोड़ों के लिए घाट थे, जो दोनों किनारों से लेकर बीच में एक खाली जगह तक फैले हुए थे। सवारों ने क्रॉसिंग की ओर देखा और उन्हें यह अजीब लगा, क्योंकि घाट हमेशा पत्थरों पर पानी की तेज आवाज और कलकल से भरा हुआ स्थान हुआ करते थे, लेकिन अब वे शांत थे। नदी के तल लगभग सूख चुके थे, सिर्फ कंकड़ और भूरे रंग की रेत का एक बंजर इलाका। यह एक सुनसान जगह बन गई है, जोमा ने कहा। नदी को क्या बीमारी हो गई है? सरुमन ने बहुत सी अच्छी चीजें नष्ट कर दी हैं, क्या उसने इनके झरनों को भी निगल लिया है? ऐसा ही लगता है, गैंडाल्फ ने कहा। हाय, थियोडेन ने कहा, क्या हमें इस रास्ते से गुजरना होगा, जहां सड़ा हुआ जानवर इतने सारे अच्छे राइडर्स ऑफ द मार्क को निगल जाओ? यही हमारा तरीका है, गैंडाल्फ ने कहा। तुम्हारे आदमियों का गिरना दुखद है, लेकिन तुम कम से कम ये तो देखोगे कि पहाड़ों के भेड़िए उन्हें न खा जाएं। वे अपने दोस्तों, ओर्क्स के साथ ही अपनी दावत मनाते हैं, उनकी दोस्ती वाकई ऐसी ही होती है। आओ, वे नदी की ओर बढ़े और जैसे ही वे आए भेड़ियों ने अपनी चीख बंद कर दी और चुपचाप चले गए। चांद में गैंडाल्फ को देखकर और चांदी की तरह चमकते हुए अपने घोड़े शैडोफैक्स को देखकर वे डर गए। सवार टापू के पास पहुंच गए और चमकती हुई आंखें किनारे की छाया से उन्हें फीकी नजर से देख रही थीं। देखो, गैंडाल्फ ने कहा, दोस्तों ने यहाँ मेहनत की है। और उन्होंने देखा कि ईयोट के बीच में एक टीला बना हुआ है, जो पत्थरों से घिरा हुआ है और चारों ओर बहुत से भाले रखे हुए हैं। गैंडाल्फ ने कहा, यहाँ वे सभी लोग पड़े हैं जो इस स्थान के पास मारे गए थे। यहाँ उन्हें आराम करने दो, जोमा ने कहा, और जब उनके भाले सड़ जाएंगे और जंग लग जाएगी, तब भी उनका टीला खड़ा रहेगा और इनके घाटों की रक्षा करेगा। क्या ये भी तुम्हारा काम है, गैंडाल्फ मेरे दोस्त? थियोडेन ने कहा, तुमने एक शाम और एक रात में बहुत कुछ हासिल कर लिया। शैडोफैक्स और अन्य लोगों की मदद से, गैंडाल्फ ने कहा, मैं तेजी से और दूर तक गया, लेकिन यहाँ टीले के पास मैं आपकी तसल्ली के लिए ये कहूँगा, फोर्ड की लड़ाई में कई लोग मारे गए, लेकिन अफवाहों से कम। मारे गए लोगों की तुलना में अधिक लोग बिखरे हुए थे, मैंने जितना पाया उतना इकट्ठा किया। कुछ लोगों को मैंने वेस्टफोल्ड के ग्रिम्बोल्ड के साथ एर्केनब्रांड में शामिल होने के लिए भेजा। कुछ लोगों को मैंने इस दफन के लिए भेजा। वे अब आपके मार्शल एल्फेल्म का अनुसरण कर रहे हैं। मैंने उसे कई सवारों के साथ एडोरस भेजा। मुझे पता था कि सरुमन ने अपनी पूरी ताकत आपके खिलाफ भेज दी थी, और उसके सेवक सभी अन्य कामों से अलग हो गए थे और हेल्म्स डीप चले गए थे। भूमि दुश्मनों से खाली लग रही थी, फिर भी मुझे डर था कि भेड़िया सवार और लुटेरे फिर भी मैडसल्ट की ओर बढ़ सकते हैं, जबकि यह असुरक्षित था। लेकिन अब मुझे लगता है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर को अपनी वापसी का स्वागत करने के लिए पाएंगे। और मुझे इसे फिर से देखने में खुशी होगी, थियोडेन ने कहा,
हालांकि अब मुझे संदेह नहीं है कि मेरा वहां रहना बहुत कम समय का होगा। इसके साथ ही समूह ने द्वीप और टीले को अलविदा कहा और नदी पार करके आगे के किनारे पर चढ़ गए। फिर वे आगे बढ़े, शोकाकुल घाटों को छोड़कर खुश थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, भेड़ियों की चीखें फिर से शुरू हो गईं। वहां एक प्राचीन राजमार्ग था जो इसेनेगाद से नीचे तक जाता था। कुछ दूर तक ये नदी के किनारे किनारे बहती हुई पूर्व और फिर उत्तर की ओर मुड़ती हुई आगे बढ़ती गई, लेकिन अंत में यह मुड़कर सीधे इसेनेगाड के द्वारों की ओर चली गई और ये घाटी के पश्चिम में पहाड़ की ढलान के नीचे थे, इसके मुहाने से 16 मील या उससे भी ज्यादा दूर। वे इस सड़क पर चले, लेकिन वे इस पर सवार नहीं हुए, क्योंकि इसके किनारे की जमीन ठोस और समतल थी, जो कई मील तक छोटी छोटी घास से ढकी हुई थी। वे अब और तेजी से आगे बढ़े और आधी रात तक फोर्ड लगभग 5 लीग पीछे रह गए। फिर वे रुक गए, अपनी रात की यात्रा समाप्त करते हुए, क्योंकि राजा थक गया था। वे धुंधले पहाड़ों के पैरों के पास पहुंच गए थे और नान कुरुना की लंबी भुजाएं उनका स्वागत करने के लिए नीचे फैली हुई थीं। उनके सामने घाटी अंधेरी थी, क्योंकि चांद पश्चिम में चला गया था और उसकी रोशनी पहाड़ियों से छिप गई थी। लेकिन घाटी की गहरी छाया से धुएं और भाप का एक विशाल शिखर उठ रहा था। जैसे ही वह ऊपर चढ़ा, उसने डूबते हुए चंद्रमा की किरणों को पकड़ लिया और तारों भरे आकाश पर काले और चांदी जैसे झिलमिलाते तरंगों के रूप में फैल गया। तुम्हारा इस बारे में क्या विचार है, गैंडाल्फ? आरागोर्न ने पूछा। कोई कहेगा कि जादूगरों की पूरी घाटी जल रही थी। इन दिनों उस घाटी के ऊपर हमेशा धुआं रहता है, जोमा ने कहा, लेकिन मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ये धुआं नहीं बल्कि भाप है। सरुमन हमारा स्वागत करने के लिए कुछ शैतानी कर रहा है। शायद वो इसेन का सारा पानी उबाल रहा है और इसीलिए नदी सूख गई है। शायद वह है, गैंडाल्फ ने कहा। कल हम जानेंगे कि वह क्या कर रहा है। अब हमें थोड़ी देर आराम करना चाहिए, अगर हम कर सकें। उन्होंने इसे नदी के किनारे डेरा डाला, यह अभी भी शांत और खाली थी। उनमें से कुछ ने थोड़ी देर की नींद ली, लेकिन देर रात को पहरेदारों ने चिल्लाया और सभी जाग गए। चांद चला गया था, ऊपर तारे चमक रहे थे, लेकिन जमीन पर रात से भी ज्यादा काला अंधेरा छा रहा था। नदी के दोनों किनारों पर यह उत्तर की ओर बढ़ते हुए उनकी ओर लुढ़क रही थी। जहां हो वहीं रहो, गैंडाल्फ ने कहा। कोई हथियार मत निकालो, रुको, और ये तुम्हारे पास से निकल जाएगा। उनके चारों ओर कोहरा छा गया। उनके ऊपर कुछ तारे अभी भी मंद मंद चमक रहे थे, लेकिन दोनों ओर अभेद्य अंधकार की दीवारें उभरी हुई थीं। वे छाया के हिलते हुए टावरों के बीच एक सनकरी गली में थे। उन्होंने आवाजें सुनी, फुसफुसाहटें और कराहें और एक अंतहीन सरसराहट भरी आह। धरती उनके नीचे हिल रही थी। उन्हें लगा कि वे बहुत देर तक बैठे रहे और डरे हुए थे, लेकिन आखिरकार अंधेरा और अफवाहें गुजर गईं और पहाड़ की बाहों के बीच गायब हो गईं। हॉर्नबर्ग के दक्षिण में मध्य रात्रि में लोगों ने एक बड़ी आवाज सुनी। घाटी में हवा की तरह शोर हुआ और जमीन कांपने लगी और सभी डर गए और किसी ने भी बाहर जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन सुबह वे बाहर गए और हैरान रह गए, क्योंकि मारे गए ओर्क्स गायब हो गए थे और पेड़ भी। द्वीप की घाटी में दूर तक घास कुचली हुई और भूरे रंग की हो गई थी, जैसे कि विशाल चरवाहों ने मवेशियों के बड़े झुंड को चराया हो। लेकिन डाइक से 1 मील नीचे धरती में एक बड़ा गड्ढा खोदा गया था और उसके ऊपर एक पहाड़ी पर पत्थर जमा किए गए थे। लोगों का मानना था कि जिन ओर्क्स को उन्होंने मारा था, उन्हें वहीं दफनाया गया था, लेकिन जो लोग जंगल में भाग गए थे, वे उनके साथ थे या नहीं, कोई नहीं कह सकता था, क्योंकि उस पहाड़ी पर कभी किसी ने पैर नहीं रखा था। बाद में इसे डेथ डाउन कहा गया और वहां घास नहीं उगती। लेकिन अजीबोगरीब पेड़ फिर कभी दीप कुंभ में नहीं देखे गए। वे रात में वापस आ गए थे और दूर फेंगोरन की अंधेरी घाटियों में चले गए थे। इस तरह उन्होंने ओर्क्स से बदला लिया। राजा और उसके साथी उस रात फिर नहीं सोए, लेकिन उन्होंने कोई और अजीब बात नहीं देखी और न ही सुनी, सिवाय एक बात के, उनके बगल में बहने वाली नदी की आवाज ने अचानक उन्हें जगा दिया। पत्थरों के बीच से पानी की तेज धार बह रही थी, और जब वह गुजर गई, तो आइसन फिर से बहने लगी और अपने तल में बुदबुदाने लगी, जैसा कि वह हमेशा करती थी।
भोर होते ही वे आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए। रोशनी धूसर और फीकी पड़ गई और उन्होंने सूरज को उगते नहीं देखा। ऊपर की हवा कोहरे से भरी हुई थी और उनके आसपास की जमीन पर बदबू फैल रही थी। वे धीरे धीरे आगे बढ़े, अब राजमार्ग पर सवारी कर रहे थे। ये चौड़ा और कठोर था और अच्छी तरह से तैयार था। धुंध के बीच से वे अपने बाईं ओर पहाड़ों की लंबी भुजा को धुंधला धुंधला देख सकते थे। वे जादूगरों की घाटी नानकुरुन्ना में चले गए थे। वो एक सुरक्षित घाटी थी जो केवल दक्षिण की ओर खुली थी। एक बार यह सुंदर और हरा भरा था और इसके माध्यम से आयसन बहता था, जो मैदानों से मिलने से पहले ही गहरा और मजबूत था, क्योंकि यह बारिश से धुली पहाड़ियों के बीच कई झरनों और छोटी धाराओं से पोषित था और इसके चारों ओर एक सुखद उपजाऊ भूमि थी। अब ऐसा नहीं था। इस सिनेगार की दीवारों के नीचे अभी भी सरुमन के गुलामों द्वारा जोते गए एकड़ थे, लेकिन घाटी का ज्यादातर हिस्सा खरपतवारों और कांटों का जंगल बन गया था। जमीन पर फैली झाड़ियां या झाड़ियों और किनारों पर चढ़कर झबरा गुफाएं बना देती थी जहां छोटे जानवर रहते थे। वहां कोई पेड़ नहीं उगता था, लेकिन जंगली घासों के बीच अभी भी प्राचीन पेड़ों के जले हुए और कुल्हाड़ी से काटे गए स्टंप देखे जा सकते थे। यह एक उदास देश था जो अब शांत था, सिवाय तेज पानी की पथरीली आवाज के। धुआं और भाप उदास बादलों में बहते थे और खोखलों में दुबके रहते थे। सवार कुछ नहीं बोलते थे। बहुत से उनके दिल में संदेह था और वे सोच रहे थे कि उनकी यात्रा का अंत किस निराशाजनक स्थान पर हुआ। कुछ मील चलने के बाद राजमार्ग एक चौड़ी सड़क बन गया जो बड़े बड़े सपाट पत्थरों से पक्की थी, जिसे कुशलता से चौकोर और बिछाया गया था। किसी भी जोड़ पर घास का एक भी पत्ता नहीं दिखाई दिया। दोनों तरफ टपकते पानी से भरी गहरी नालियां बह रही थीं। अचानक उनके सामने एक ऊंचा खंभा उभर आया। ये काला था और इस पर एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था जो लंबे सफेद हाथ की तरह उकेरा और चित्रित किया गया था। इसकी उंगली उत्तर की ओर इशारा करती थी। अब उन्हें पता था कि इस सिनेगाड के द्वार खड़े होने चाहिए और उनके दिल भारी थे, लेकिन उनकी आंखें आगे की धुंध को भेद नहीं पा रही थीं। जादूगर की घाटी के भीतर पहाड़ की भुजा के नीचे अनगिनत वर्षों से वह प्राचीन स्थान खड़ा था जिसे लोग सिनेगाड कहते थे। आंशिक रूप से यह पहाड़ों के निर्माण में आकार लेता था, लेकिन प्राचीन काल में पश्चिमी देशों के लोगों ने वहां महान कार्य किए थे और सरुमन वहां लंबे समय तक रहा था और कभी भी निष्क्रिय नहीं रहा था। यह उस समय का फैशन था जब सरुमन अपने चरम पर था, जिसे कई जादूगरों का सरदार मानते थे। पहाड़ की ढलान से पत्थर की एक बड़ी रिंग दीवार ऊंची चट्टानों की तरह बाहर खड़ी थी, जहां से यह भागती थी और फिर वापस लौटती थी। इसमें केवल एक प्रवेश द्वार बनाया गया था। दक्षिणी दीवार में एक बड़ा मेहराब खोदा गया था। यहाँ काली चट्टान के बीच से एक लंबी सुरंग खोदी गई थी, जिसके दोनों छोर लोहे के शक्तिशाली दरवाजे से बंद थे। वे अपने विशाल टिका पर इतने गड़े और संतुलित थे, स्टील के खंभे जीवित पत्थर में ठोके गए थे कि जब उन्हें खोला जाता था तो उन्हें हाथों के हल्के धक्के से बिना आवाज के हिलाया जा सकता था। जो कोई भी अंदर से गुजरता और गूंजती सुरंग से बाहर निकलता, उसे एक मैदान, एक बड़ा घेरा दिखाई देता जो एक विशाल उथले कटोरे की तरह कुछ खोखला था। किनारे से किनारे तक यह 1 मील की दूरी पर था। एक बार यह हरा भरा था और रास्तों और फलदार पेड़ों के झुरमुटों से भरा हुआ था, जो पहाड़ों से झील तक बहने वाली धाराओं से सींचे जाते थे। लेकिन सरुमन के अंतिम दिनों में वहां कोई भी हरी चीज नहीं उगी। सड़कें पत्थर की झंडियों से पक्की थीं, जो काली और कठोर थीं, और उनकी सीमाओं के किनारे पेड़ों की जगह खंभों की लंबी कतारें लगी हुई थीं, जिनमें से कुछ संगमरमर के, कुछ तांबे के और कुछ लोहे के थे। वे भारी जंजीरों से जुड़े हुए थे। वहां बहुत से घर थे, कक्ष, हॉल और रास्ते दीवारों में काटकर और सुरंग बनाकर उनके अंदर की तरफ से बनाए गए थे, ताकि पूरा खुला घेरा अनगिनत खिड़कियों और अंधेरे दरवाजों से नजर आए। वहां हजारों लोग रह सकते थे, मजदूर, नौकर, गुलाम और हथियारों के बड़े भंडार वाले योद्धा। भेड़ियों को नीचे गहरी मांद में खिलाया और रखा जाता था। मैदान भी खोदा गया और खोदा गया। खंभे जमीन में गहरे धन से हुए थे
उनके ऊपरी सिरे पत्थर के छोटे टीलों और गुंबदों से ढके हुए थे, ताकि चांदनी में सेनेगाड की अंगूठी अशांत मृतकों के कब्रिस्तान की तरह लग रही थी। क्योंकि जमीन कांप रही थी, कई ढलानों और सर्पिल सीढ़ियों से नीचे की ओर खाई तक जाने वाली शाफ्टें, वहां सरुमन के खजाने, गोदाम, शस्त्रागार, लोहारखाने और बड़ी भट्टियां थीं। लोहे के पहिए वहां अंतहीन घूमते थे और हथौड़े धड़कते थे। रात में झरोखों से भाप के गुबार निकलते थे, जो नीचे से लाल, नीले या विषैले हरे रंग की रोशनी से जगमगाते थे। केंद्र तक सभी सड़कें अपनी जंजीरों के बीच से होकर गुजरती थीं। वहां एक अद्भुत आकार का टॉवर खड़ा था। इसे पुराने समय के बिल्डरों ने बनाया था, जिन्होंने इस सेनेगाड की रिंग को समतल किया था, और फिर भी यह मनुष्यों के शिल्प द्वारा नहीं बनाया गया था, बल्कि पहाड़ियों की प्राचीन पीढ़ा में धरती की हड्डियों से चीरकर बनाया गया था। यह एक चोटी और चट्टान का द्वीप था, काला और चमकता हुआ कठोर, कई तरफा पत्थर के 4 शक्तिशाली खंभे एक में वेल्डेड किए गए थे, लेकिन शिखर के पास वे खुले हुए सींगों में बदल गए। उनके शिखर भाले की नोक की तरह तीखे और चाकू की तरह तीखे थे। उनके बीच एक संकरी जगह थी, और वहां पॉलिश किए गए पत्थर के फर्श पर अजीबोगरीब चिन्हों से लिखे गए, एक आदमी मैदान से 500 फीट ऊपर खड़ा हो सकता था। यह उर्थांत था, सरुमन का गढ़, जिसका नाम योजना या संयोग से दोहरा अर्थ रखता था, क्योंकि एल्विश भाषा में ओर्थांत का अर्थ माउंट फैंग है, लेकिन पुराने समय के माग की भाषा में चालाक दिमाग है। इस सेनेगाड एक मजबूत और अद्भुत जगह थी, और लंबे समय से यह खूबसूरत थी, और वहां महान राजा रहते थे, पश्चिम में गोंडोर के संरक्षक और बुद्धिमान लोग जो सितारों को देखते थे। लेकिन सरुमन ने धीरे धीरे इसे अपने बदलते उद्देश्यों के लिए आकार दिया और इसे बेहतर बनाया। जैसा कि उसने सोचा था, धोखा खा रहा था उन सभी कलाओं और सूक्ष्म उपकरणों के लिए, जिनके लिए उसने अपनी पिछली बुद्धि को त्याग दिया था और जिसे वह प्यार से अपना मानता था। मोडोर, इसलिए उसने जो कुछ भी बनाया वह कुछ भी नहीं था, केवल उस विशाल किले की एक छोटी सी नकल, एक बच्चे का मॉडल या एक गुलाम की चापलूसी थी। शस्त्रागार, जेल, महान शक्ति की भट्ठी, बारात डायर, डाक टॉवर, जिसका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था और जो चापलूसी पर हंसता था, अपने समय का इंतजार करता था, अपने गर्व और अपनी अथाह ताकत में सुरक्षित था। ये सरुमन का गढ़ था, जैसा कि प्रसिद्धि ने बताया, क्योंकि जीवित स्मृति के अनुसार रोहन के लोग इसके द्वारों से नहीं गुजरे थे, शायद कुछ को छोड़कर, जैसे कि वर्मटंग, जो गुप्त रूप से आया था और उसने जो कुछ देखा उसे किसी को नहीं बताया। अब गैंडाल्फ हाथ के महान स्तंभ पर सवार होकर गया और उसके पास से गुजरा, और जैसे ही उसने ऐसा किया तो सवारों को आश्चर्य हुआ कि हाथ अब सफ़ेद नहीं रहा। वह सूखे खून से सना हुआ था, और करीब से देखने पर उन्होंने पाया कि उसके नाखून लाल थे। गैंडाल्फ ने अनसुना करते हुए धुंध में आगे बढ़ना जारी रखा और अनिच्छा से वे उसके पीछे चले गए। अब उनके चारों ओर ऐसा लग रहा था मानो अचानक बाढ़ आ गई हो। सड़क के किनारे पानी के बड़े बड़े तालाब थे, जो गड्ढों को भर रहे थे, और पत्थरों के बीच से धाराएं बह रही थीं। अंत में गैंडाल्फ रुका और उन्हें इशारा किया, और वे आए, और देखा कि उसके पीछे कोहरा छंट गया था, और एक पीली धूप चमक रही थी। दोपहर का समय बीत चुका था। वे इस सेनेगाड के दरवाजे पर आ गए थे, लेकिन दरवाजे जमीन पर गिरे और मुड़े हुए थे, और चारों ओर पत्थर, जो टूटकर और अनगिनत दांतेदार टुकड़ों में बिखरा हुआ था, दूर दूर तक बिखरा हुआ था, या खंडहर के ढेर में ढेर हो गया था। बड़ा मेहराब अभी भी खड़ा था, लेकिन अब ये बिना छत वाली खाई पर खुलता था। सुरंग खुली हुई थी, और दोनों तरफ चट्टान जैसी दीवारों में बड़े बड़े दरारें और दरारें पड़ गई थीं, उनके टावर धूल में मिल गए थे। अगर महासागर क्रोध में उठकर तूफान के साथ पहाड़ियों पर गिरता तो इससे ज्यादा तबाही नहीं होती। उस पार का घेरा भाप से भरे पानी से भरा हुआ था, एक उबलता हुआ कड़ाहा, जिसमें बीम और स्पा, संदूक और पीपे और टूटे हुए गिया का मलबा उछल रहा था और तैर रहा था। मुड़े हुए और झुके हुए खंभे बाढ़ के ऊपर अपने टूटे हुए तने को ऊपर उठा रहे थे, लेकिन सभी सड़कें डूब चुकी थीं। दूर ऐसा लग रहा था घुमावदार बादलों में आधा छिपा हुआ द्वीप की चट्टान उभरी हुई थी।
अभी भी अंधेरा और ऊंचा, तूफान से अखंड ओर्थांग का टॉवर खड़ा था। उसके पैरों के चारों ओर पीला पानी बह रहा था। राजा और उसका पूरा दल अपने घोड़ों पर चुपचाप बैठा था, आश्चर्यचकित था। यह महसूस कर रहा था कि सरोमन की शक्ति खत्म हो गई थी, लेकिन वे कैसे अनुमान नहीं लगा सकते थे। और अब उन्होंने अपनी आंखें मेहराब और खंडहर हो चुके दरवाजों की ओर घुमाईं। वहां उन्होंने अपने पास ही एक बड़ा मलबे का ढेर देखा और अचानक उन्हें दो छोटी आकृतियां दिखाई दी जो आराम से उस पर लेटी हुई थीं, भूरे कपड़े पहने हुए, पत्थरों के बीच मुश्किल से दिखाई दे रही थीं। उनके बगल में बोतलें, कटोरे और थालियां रखी हुई थीं, जैसे कि उन्होंने अभी अभी अच्छा खाया हो और अब अपने काम से आराम कर रहे हों। एक सोता हुआ लग रहा था, दूसरा अपने पैरों और हाथों को सिर के पीछे क्रॉस करके एक टूटी हुई चट्टान पर पीछे की ओर झुका हुआ था और उसके मुंह से पतले नीले धुएं के लंबे लंबे झोंके और छोटे छोटे छल्ले निकल रहे थे। एक पल के लिए थ्योडेन और जोमा और उसके सभी लोग उन्हें आश्चर्य से देखते रहे। इस इंगाड के मलबे के बीच यह उन्हें सबसे अजीब दृश्य लगा, लेकिन राजा के बोलने से पहले धुआं उगलने वाली छोटी सी आकृति अचानक उनके बारे में जान गई, क्योंकि वे धुंध के किनारे चुपचाप बैठे थे। वह अपने पैरों पर उछल पड़ा। वो एक जवान आदमी लग रहा था, या एक जवान आदमी की तरह, हालांकि उसकी लंबाई आधे आदमी से ज्यादा नहीं थी। उसके भूरे घुंघराले बाल सिर पर थे, वह बिना ढके हुए था, लेकिन उसने यात्रा के दौरान पहने जाने वाले रंग और आकार के लबादे पहने हुए थे, जो गैंडाल्फ के साथियों ने एडोरस की यात्रा के दौरान पहने थे। उसने बहुत नीचे झुककर अपना हाथ अपनी छाती पर रखा। फिर जादूगर और उसके दोस्तों को न देखते हुए वह जोमा और राजा की ओर मुड़ा। मेरे प्रभु, इस इंगाड में आपका स्वागत है, उसने कहा। हम द्वारपाल हैं। मेरा नाम मेरेडॉक है, जो सरडॉक का बेटा है, और मेरा साथी जो अफसोस थकावट से ग्रसित है। यहाँ उसने दूसरे को अपने पैर से कटाक्ष किया। टूक के घराने का पलाडिन का बेटा पेरेग्रीन है। उत्तर में बहुत दूर हमारा घर है। भगवान सरुमन अंदर हैं, लेकिन इस समय वे एक वर्मिटन के साथ बंद कमरे में हैं, अन्यथा निस्संदेह वे ऐसे सम्माननीय मेहमानों का स्वागत करने के लिए यहाँ होते। निस्संदेह वह ऐसा करेगा, गैंडाल्फ ने हंसते हुए कहा। और क्या ये सरुमन था जिसने तुम्हें उसके क्षतिग्रस्त दरवाजों की रखवाली करने और मेहमानों के आगमन पर नजर रखने का आदेश दिया था, जबकि तुम्हारा ध्यान प्लेट और बोतल से हटकर था? नहीं अच्छे साहब, मामला उनसे छूट गया, मेरी ने गंभीरता से उत्तर दिया। वे बहुत व्यस्त हैं। हमारे आदेश ट्रीबीड से आए हैं, जिन्होंने इसेनगार्ड का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया है। उन्होंने मुझे रोहन के स्वामी का स्वागत करने का आदेश दिया। मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। और तुम्हारे साथियों का क्या? लेगोलास और मेरा क्या? गिमली चिल्लाया, जो अब खुद को रोक नहीं पाया। तुम बदमाश, ऊनी पैरों और ऊनी बालों वाले बदमाश, तुमने हमें एक बढ़िया शिकार करवाया है। तुम्हें बचाने के लिए दलदल और जंगल, युद्ध और मौत के बीच से 200 लीग की यात्रा करनी पड़ी। और यहाँ हम तुम्हें दावत उड़ाते और आराम करते हुए पाते हैं, और धूम्रपान करते हुए। तुम ये घास कहाँ से लाए हो, तुम बदमाश? हथौड़ा और चिमटा। मैं क्रोध और खुशी के बीच इतना उलझा हुआ हूँ कि अगर मैं फट न जाऊं तो यह एक चमत्कार होगा। तुम मेरी तरफ से बोल रहे हो, गिमली, लेगोलास ने हंसते हुए कहा। हालांकि मैं जल्दी ही यह जानना चाहूंगा कि वे शराब कहाँ से लाए थे। एक चीज जो तुम्हें शिकार में नहीं मिली, वह है तेज बुद्धि, पिप्पिन ने आंख खोलते हुए कहा। यहाँ तुम हमें विजय के मैदान में सेनाओं की लूट के बीच बैठे हुए पाते हो, और तुम आश्चर्य करते हो कि हमें कुछ अच्छी तरह से अर्जित सुख सुविधाएं कैसे मिलीं। अच्छा कमाया, गिमली ने कहा। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। सवार हंसे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम प्यारे दोस्तों की मुलाकात के गवाह हैं, थोजोडेन ने कहा। तो ये आपकी कंपनी के खोए हुए लोग हैं, गैंडाल्फ। दिन चमत्कारों से भरे होने के लिए किस्मत में हैं। मैंने पहले ही देख लिया है, जब से मैंने अपना घर छोड़ा है, तब से बहुत से लोग हैं, और अब यहाँ मेरी आंखों के सामने किंवदंती के लोगों में से एक और खड़ा है। क्या ये हाफलिंग्स नहीं हैं, जिन्हें हम में से कुछ लोग होलबिटलान कहते हैं?
हॉबिट, यदि आप कृपया, प्रभु, पिप्पिन ने कहा। हॉबिट, थियोडन ने कहा, तुम्हारी भाषा अजीब तरह से बदल गई है, लेकिन नाम भी ऐसा लगता है कि यह अनुचित नहीं है। हॉबिट, मैंने जो भी रिपोर्ट सुनी है, उसमें सच्चाई का कोई उल्लेख नहीं है। मेरी ने सिर झुकाया और पिप्पिन ने उठकर सिर झुकाया। आप दयालु हैं, प्रभु, या मुझे आशा है कि मैं आपके शब्दों को इसी तरह ले सकता हूँ, उसने कहा। और यहाँ एक और आश्चर्य है। जब से मैंने अपना घर छोड़ा है, मैं कई देशों में भटक चुका हूँ, और अब तक मुझे ऐसे लोग नहीं मिले हैं जो हॉबिट के बारे में कोई कहानी जानते हों। मेरे लोग बहुत पहले उत्तर से बाहर आ गए थे, थियोडेन ने कहा। लेकिन मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, हम हॉबिट के बारे में कोई कहानी नहीं जानते। हमारे बीच जो कुछ भी कहा जाता है वह ये है कि बहुत दूर, कई पहाड़ियों और नदियों के पार, रेत के टीलों में छेद करके रहने वाले आधे अधूरे लोग रहते हैं। लेकिन उनके कामों की कोई किंवदंतियां नहीं हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वे बहुत कम काम करते हैं और मनुष्यों की नज़रों से बचते हैं, पलक झपकते ही गायब हो सकते हैं, और वे अपनी आवाज़ को पक्षियों की चहचहाहट के समान बदल सकते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। ये सचमुच हो सकता है, प्रभु, मेरी ने कहा। एक बात तो यह है कि, थियोडन ने कहा, मैंने यह नहीं सुना था कि वे अपने मुंह से धुआं निकालते थे। यह आश्चर्य की बात नहीं है, मैरी ने उत्तर दिया, क्योंकि यह एक ऐसी कला है जिसका अभ्यास हमने कुछ पीढ़ियों से अधिक समय से नहीं किया है। साउथ फर्थिन के लॉन्गबॉटम के टोबोल्ड हॉर्नब्लोअर ने पहली बार अपने बगीचों में असली पाइप वीड उगाया था, हमारे हिसाब से लगभग 1070 के आसपास। टोबी की उम्र कितनी थी इस पौधे से? तुम अपने खतरे को नहीं जानते, थियोडेन, गैंडाल्फ ने बीच में टोका। ये हॉबिट बर्बादी के कगार पर बैठकर मेज के सुखों या अपने पिता, दादा, परदादा और दूर के चचेरे भाई बहनों के छोटे मोटे कामों पर चर्चा करेंगे, अगर आप उन्हें अत्यधिक धैर्य के साथ प्रोत्साहित करें। धूम्रपान के इतिहास के लिए कोई और समय अधिक उपयुक्त होगा। ट्रीबर्ड कहाँ है, मेरी? मुझे लगता है कि वो उत्तर की ओर दूर है। वो पीने के लिए साफ पानी लेने गया था। उसके साथ बाकी एंट भी हैं, जो अभी भी अपने काम में व्यस्त हैं वहीं पर। मेरी ने भाप से भरी झील की ओर हाथ हिलाया, और जब उन्होंने देखा, तो उन्हें दूर से गड़गड़ाहट और खड़खड़ाहट सुनाई दी, जैसे कि पहाड़ की ओर से हिमस्खलन हो रहा हो। दूर से हूम हूम की आवाज आई, जैसे कि सींग बज रहे हों विजयी रूप से। और फिर क्या ऑर्थांत को बिना सुरक्षा के छोड़ दिया गया? गैंडाल्फ ने पूछा। वहाँ पानी है, मेरी ने कहा, लेकिन क्विकबीम और कुछ अन्य लोग इसे देख रहे हैं। मैदान में वे सभी खंभे और खंभे सरुमन के लगाए हुए नहीं हैं। क्विकबीम, मुझे लगता है, सीढ़ी के पैर के पास चट्टान के पास है। हाँ, एक लंबा भूरा चीटा वहाँ है, लेगोलस ने कहा, लेकिन उसकी भुजाएं उसकी बगल में हैं, और वो एक दरवाजे के पेड़ की तरह स्थिर खड़ा है। दोपहर हो चुकी है, गैंडाल्फ ने कहा, और हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। फिर भी मैं जल्द से जल्द ट्रीबीड से मिलना चाहता हूँ। क्या उसने मेरे लिए कोई संदेश नहीं छोड़ा है, या प्लेट और बोतल ने उसे तुम्हारे दिमाग से निकाल दिया है? उसने एक संदेश छोड़ा था, मेरी ने कहा, और मैं उस पर आने वाला था, लेकिन मुझे कई अन्य सवालों ने रोक दिया है। मुझे ये कहना था कि अगर मार्क और गैंडाल्फ के भगवान उत्तरी दीवार पर चढ़ेंगे तो उन्हें वहाँ ट्रीबीड मिलेगा, और वह उनका स्वागत करेगा। मैं ये भी जोड़ सकता हूँ कि उन्हें वहाँ सबसे अच्छा भोजन भी मिलेगा, जिसे आपके विनम्र सेवकों ने खोजा और चुना है। उसने सिर झुकाया। गैंडाल्फ हंसा। ये बेहतर है, उसने कहा। ठीक है, थियोडेन, क्या तुम मेरे साथ ट्रीबीड को खोजने के लिए चलोगे? हमें चक्कर लगाना चाहिए, लेकिन ये ज्यादा दूर नहीं है। जब तुम ट्रीबीड को देखोगे, तो तुम बहुत कुछ सीखोगे, क्योंकि ट्रीबीड फैंगॉन है, और एम्स का सबसे बड़ा और प्रमुख है, और जब तुम उससे बात करोगे तो तुम सभी जीवित चीजों में सबसे पुराने की भाषा सुनोगे। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, थियोडेन ने कहा। अलविदा, मेरे हॉबिट्स, हम फिर से मेरे घर में मिलेंगे। वहाँ तुम मेरे पास बैठोगे और मुझे वह सब बताओगे जो तुम्हारा दिल चाहता है, तुम्हारे दादा दादी के काम, जहाँ तक तुम उन्हें समझ सकते हो,
और हम टोबोल्ड द ओल्ड और उसकी जड़ी बूटी विद्या के बारे में भी बात करेंगे। अलविदा। हॉबिट्स ने सिर झुकाया। तो वह रोहन का राजा है, पिप्पिन ने धीमे स्वर में कहा। एक अच्छा बुरा आदमी, बहुत विनम्र।